आगे मौका देने वाली नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, डिंपल यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नजर आ रही है। डिंपल यादव 1,35,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। मैनपुरी से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मैनपुरी में जीत की तरफ बढ़ते हुए डिंपल यादव नजर आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई डिंपल यादव। रामपुर और खतौली की बात की जाए तो यहाँ से भी समाजवादी पार्टी और उनके जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, देखिए खतौली से मदन भैया 11,000 वोट से आगे हैं। आसिम रजा की बात की जाए तो वो रामपुर से 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। प्रशांत वशिष्ठ जी, जवाब देना चाह रहे थे आप? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि एक कहावत है, थोता चना बाजा घना। देखिए, जनता ने 2017, 19, 22 तीनों चुनाव इनको हराए, 14 हराया। तो उसमें तो कोई, अब ये बेचारे बड़ी मुश्किल से एक चुनाव मैनपुरी का जीत रहे हैं, तो इनका फिर अहंकार बाहर आ रहा है। देखिए, उनको समझना पड़ेगा, जनता इस अहंकार से ही दुखी है। इनके इतना अहंकार मत कीजिए इतनी जरा सी छोटी सी जीत पर। कोई बात नहीं, एक सीट जीत हार जीत चलती रहती है। आपने चुनाव को भावनात्मक मोड़ दे दिया, इससे कोई जनता इस बात को नहीं नकार देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस प्रकार का विकास किया है वो जनता के हृदय में बसता है। यहाँ एक भावनात्मक चुनाव मैनपुरी में हुआ है। अरे खतौली में क्यों हार रहे हैं आप? रामपुर में क्यों हार रहे हैं आप? क्यों हार रहे हैं? खतौली तो आपकी सीट थी, आपने विधानसभा चुनाव जीता था। विधानसभा चुनाव में तो खतौली आपके पास थी। अंतर नहीं है, बहुत वोटों का अंतर नहीं। फकरुल भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। अभी आप रोजगार पर बात कर रहे थे। भाई, आपकी सरकार रही 12 से 17 तक, 2 लाख रोजगार सरकारी दे पाई खाली। हमारी सरकार से आप तुलना कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार ने लगभग 2 करोड़ रोजगार सृजित करने का काम किया है। इसमें सरकारी रोजगार 7,21,000 सरकारी रोजगार सृजित किए। तो आपसे तो कई गुना आगे सरकार की परफॉर्मेंस रही है। 6ठे नंबर के राज्य को, उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य को आज देश का सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सड़कें आप देखिए, बिजली देखिए, सब चीजें देख रही है जनता। लेकिन कोई चुनाव, कुछ ऐसे चुनाव हो जाते हैं जिनमें भावनात्मक विषय आ जाता है। भाई, आप लोग शुरू से, आपको पता है कि आपने जो अत्याचार और भ्रष्टाचार किया है उस पर तो आप बात कर नहीं सकते। तो इसलिए आप नेताजी से जोड़ते रहे चीजों को, भावनात्मक बातें करते रहे वहां पर कि भाई नेताजी की प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया आपने, कि नेताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आप वोट दीजिए। आपने भावनात्मक किया चुनाव को, तो वो जनता भावुक होती है, भावना में बहकर वोट दे गई है। इससे ये तय नहीं हो जाता कि 2024 में क्या होगा। लेकिन देखिए प्रशांत, नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। आपने रोजगार की बात की, बहुत अच्छा किया। समाजवादियों ने अनुदेशकों को नौकरी देने का काम किया था, बीपीएड डिग्री धारकों को नौकरी देने का काम किया था। ये कैसी सरकार है? ये आप बीपीएड और अनुदेशकों से कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने अनुदेशकों, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनिए मेरी बात। और अनुदेशकों का नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। मैं जो बोलूंगा एविडेंस के साथ बोलूंगा, एविडेंस के साथ बोलूंगा। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादियों ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा के 17,000 कर दिया था। आपने उस मानदेय को फिर से वापस 7,000 पे लाने का काम किया। और माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर जो अभी 2 दिन पहले आया है, उसमें समाजवादी पार्टी ने जो 2016 में आदेश किया था 17,000 मानदेय मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों से दुश्मनी निभाते हुए उस मानदेय को फिर से 7,000 कर दिया है। और 2016, 17 का और 18 का मानदेय सिर्फ 17,000 अनुदेशकों को मिला है। बीपीएड डिग्री धारक वो तो हाईकोर्ट का अपना मुकदमा भी जीत गए। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए? आपने क्यों उस आदेश को चुनौती दे दिया? आप नौजवानों के विरोधी हैं, आप रोजगार के विरोधी हैं। जो रोजगार हमने दिया था आपने नौजवानों से छीनने का काम किया है। आप सड़कों की बात करते हैं, कहां सड़कें हैं? गड्ढा मुक्त। आइए चलिए लखनऊ का कैसरबाग भी आपको ले चलते हैं। बस स्टॉप से मेडिकल कॉलेज तक की रोड, आज जिसका रास्ता मुश्किल से 5 मिनट का है, आधा घंटे से 45 मिनट लगते हैं उस रास्ते को तय करने में, जो रास्ता लगभग 1 किलोमीटर का है। आप राजधानी की सड़कें ठीक नहीं कर पा रहे, आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप मैनपुरी के कह रहे हैं कि हमने भावनात्मक चुनाव बना दिया। आप तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैनपुरी में कि नेताजी लड़े थे, बसपा के साथ गठबंधन था, तो आप 92,000 वोटों से जीते थे। अब क्या हुआ? अब आपकी भाषा क्यों बदल गई है?
आप रोना और बहाने ढूंढ रहे हैं कि हार के बहाने ढूंढ लिए जाए। आप कोना ढूंढ रहे हैं, आप बहाने ढूंढ रहे हैं। हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर नजर आ रही है। ठीक है फकरुल जी, सम्मानित जनता ने, मैनपुरी की जनता ने आपको जवाब दिया है। ठीक है। देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, डिम्पल यादव 1,51,000 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, डिम्पल यादव ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,51,000 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। तो 1,51,000 वोटों से डिम्पल यादव आगे चल रही है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से। और देखिए बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई डिम्पल यादव 1,51,000 वोटों से आगे चल रही हैं। आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो रामपुर से आगे चल रहे हैं, तो वहीं पर आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती हुई डिम्पल यादव मैनपुरी में बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई 1,51,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए, लेकिन देखिए प्रशांत जी, आपने देखा कि जब ये चुनावों की घोषणा हुई थी, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि देखिए जैसे ही नेताजी का निधन हुआ है और तुरंत इन्होंने लोकसभा क्षेत्र को चुनावों में झोंक दिया, उसका कहीं ना कहीं फायदा तो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। जी नहीं, निश्चित रूप से नजर आ रहा है। देखिए, लेकिन एक सच्चे हृदय से भी कभी बात करना चाहिए। अभी ये लोग स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं कि भाई जो आयोग है पक्षपात कर रहा है, प्रशासन पक्षपात कर रहा है, बहुत पक्षपात हुआ, पूरा शासन प्रशासन चुनाव में हमारे साथ पक्षपात कर रहा था, हमारे नेताओं पर दबाव बना रहा था, मतलब एक माहौल बनाते रहे। और अब आज भी जब डिम्पल जी 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रही है, तब तो सच्चे हृदय से कह दीजिए कि भाई चुनाव निष्पक्ष हुआ। आज भी आप चुनाव को निष्पक्ष नहीं बताना चाहते, तो किस प्रकार से निष्पक्ष आप बताओगे। और अभी फकरुल भाई कह रहे थे रोजगार के बारे में, मैं मानता हूं भैया, आपने सबको काम किया, सबके लिए काम किया, पता नहीं सारे नौजवानों के साथ आप तमाम सरकार की पूरे कार्यकाल में लगे रहे। लेकिन सच ये है कि आप कुल मिलाकर 2,05,000 रोजगार दे पाए, जो आरटीआई बताती है। 2,05,000 सरकारी रोजगार दे पाए तो तुलना आराम से हो सकती है कि 2,05,000 ज्यादा है या 7 लाख सरकारी रोजगार ज्यादा है। और उसके अलावा हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पेंशन के थ्रू 50 लाख एमएसएमईज को खड़ा करके 2,13,000 करोड़ का हमने लोन दिलाकर उनको जो लगभग 1,80,00,000 रोजगार सृजित किए, उनको और आप काउंट कीजिए किस प्रकार का काम हुआ है। सड़कों का जहां तक प्रश्न है, सड़कें भाई रिकरिंग एक प्रोसेस है, एक समय के बाद सड़क टूटती है, फिर वो दोबारा बनती है, हमेशा बनती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपकी सरकारों में तो सड़क थी नहीं, पूरे कार्यकाल में सड़क नहीं बनती थी, सड़क बनती बाद में थी, टूट पहले जाती थी, बारिश हुई सड़क धुल गई। यहाँ पे कम से कम 4 साल सड़क चली तो 5 साल चली तो सड़क। तो ये आप समझिए, इसको देखिए बेईमान बात मत कीजिए, थोड़ा ईमान के साथ बात कीजिए। और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव हार रहे हैं मैनपुरी में, उसमें कोई बात नहीं है, आपने भावना दिया है, हम हार रहे हैं। लेकिन इससे ये सच नहीं बदला जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सत्ता संभाली 2017 में, उस समय 2 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का होता था, हम उसके बजट को आज 6.5 लाख करोड़ तक लेकर आ गए हैं। तो ये रेवेन्यू जनरेशन करने के बाद ही हो सकता है। जिस उत्तर प्रदेश की जीडीपी 10,91,000 करोड़ होती थी, वो आज दोगुनी से अधिक हो गई है, 22 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है। छठे नंबर का जो बीमारू राज्य जिसको कहते थे, छठे नंबर की अर्थव्यवस्था होता था देश की, आज वो नंबर 2 अर्थव्यवस्था है और शीघ्र नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगा देश की। तो ये इसमें करने के लिए पूरा जान झोंकी है हमारी सरकारों ने, और इस प्रकार से ये इसको प्रदेश को जीएसटी लगाया है ना, टैक्स तो मिलेगा ही आपको। दूध दही पे जीएसटी लगाया, टैक्स तो मिलेगा ही आपको। आपने सड़कों की बात की ना, सड़कों की बात की, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं बोला था। अभी तो आप बीच में कह रहे थे नहीं बोलना है, अभी तो आप कह रहे थे बीच में नहीं बोलना है, अभी तो आप कह रहे थे बीच में नहीं बोलना है। मुझे भी बीच में बोलना आता है, मुझे भी बीच में बोलना आता है। उत्तर प्रदेश की सड़कों को छोड़िए, आपने तो एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें पूरी कार चली जा रही है। गड्ढों की बात करें, वो तो आपने बनाया है, अरे उसी को ढंग से बना लिया होता, उसी को ढंग से बना लिया होता, एक्सप्रेस वे को ढंग से बना लिया होता। फकरुल जी, चीखने चिल्लाने से डिबेट नहीं होगी ना सर। बात सुनिए, उनकी बात सुनिए, अपनी बात करें। अरे अगर बीच में आप टोक देते उनको, नहीं, मैं किसी को बीच में नहीं टोकने दूंगा, परेशान मत होइए। अगर मैं उनकी बात नहीं बोल रहा था तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए था, आपने तब तो नहीं टोका उनको। अगर मैंने उनको भी बोल रहा हूँ, उनकी नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे भी बोलने, मैं उनको भी बोल रहा हूँ फकरुल जी, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, मैं आपको भी बोल रहा हूँ।
आप अपनी बात रखिए, वो भी अपनी बात रखें, लेकिन इस तरह से चीखने चिल्लाने से तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा ना सर। नहीं तो आप उनसे कहिए ना कि बीच में ना बोले। ठीक है, आप उनके बीच में, ठीक है, आप अपनी बात कहिए, उसके बाद जवाब लेंगे जी। देखिए, इन्हीं ने तो एक्सप्रेसवे बनाए। दो कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमने बनाया। आप उसकी जांच करा लीजिए, कैसे गाड़ियां अंदर जा रही है, कैसे कैसे गड्ढे हो रहे हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में इन्हें जो पहले तो ये सड़कें बनाते नहीं है, ये तो पैच लगाने वाले लोग हैं, सड़कें तो बनाते ही नहीं है। ये गड्ढा मुक्त के नाम पे पैच लगाते हैं सड़कों पे। और जहां इन्होंने कहीं सड़कें बनाई हैं, लोग वीडियो देखिए जो आ रहे हैं, सड़कों का हाथ से उखाड़े दे रहे हैं। ये इनका विकास है, ये इनकी सड़कों की गुणवत्ता है, ये भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का। और ये कहते हैं कि सड़कें बनती हैं और फिर बिगड़ जाती हैं। हम कह रहे हैं ये राजधानी लखनऊ है, आप कह रहे हो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं। हम तो आपको उदाहरण दे रहे हैं कि लखनऊ का कैसरबाग बस स्टॉप है, वहां से मेडिकल कॉलेज का रास्ता है जो 5 मिनट का रास्ता है, वो 45 मिनट में पूरा होता है। पूरे गड्ढे हैं पूरी रोड पे। बहुत बार कहा जा चुका है इस सड़क को बनाने के लिए, लेकिन पिछले 5 साल से उस गड्ढे पर हम तो कहते हैं अरे आप सड़कें नहीं बना पाते, हम जानते हैं, अरे पैच ही लगा दो, कम से कम वो गड्ढे तो भर जाए जिनपे मेडिकल कॉलेज से लेके यहां से मरीज भी जाते हैं। हॉस्पिटल, वो बलरामपुर हॉस्पिटल को भी वो रोड जोड़ती है, वो डीएम ऑफिस को और न्यायालय को भी जोड़ती है और सीएमओ ऑफिस को भी जोड़ती है। तो कम से कम ऐसी जो मुख्य रोड है आप उनको नहीं बना पा रहे हो। आप कह रहे हो हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर लेंगे, हम कैसे मान ले इसकी बात को। जी ठीक है, मैं प्रशांत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन संदीप जी देखिए, आप जिस तरह से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, कहा यह जा रहा था कि देखिए प्रशासन जो है वो दबाव बना रहा है और प्रशासन की एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद आप देखिए, कह सकते हैं कि क्या ये जो एक दबाव जो है लगातार, न सिर्फ समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग में लगातार शिकायत कर रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी जाकर शिकायत कर रही थी। वहां के भी नेता जा रहे थे कि देखिए भाई अराजकता जो है वो हो रही है हर जगह पर। लेकिन अब ये जो नतीजे जो निकल कर सामने आए हैं कि इसके बाद भी समाजवादी पार्टी जो है वो अब ये कहेगी कि प्रशासन जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा था। नहीं, इसका जवाब तो फखरुल हसन ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये परिणाम आ रहे हैं, जो परिणाम आप बता रहे हैं कि डिम्पल यादव की जो लीड है वो 1.5 लाख के ऊपर चली गई है, तो ये अपने आप में ये बताने में सक्षम हो रही है कि जो संवेदना का कार्ड वहाँ खेला गया था, जो मुलायम सिंह के निधन के बाद कनेक्टिविटी थी लोगों की नेताजी से, जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव परिणामों में आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी की मेहनत, इससे कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मेहनत की। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार वहाँ 20 दिन से लगे हुए हैं, पूरा समाजवादी पार्टी वहाँ लगी हुई है। पूरी शिवपाल यादव की जो हैसियत है वो इस चुनाव से समाजवादी पार्टी को पता चल रही है। उनको ये दिखाई दे रहा है कि अगर शिवपाल सिंह यादव इस चुनाव में नहीं उनके साथ होते तो जो जसवंत नगर की जो लीड है, जो किसनी की लीड है, जो करहल की लीड है, उसमें जसवंत नगर की जो लीड है वो कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव जो जमीन से जुड़े नेता हैं वो कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। ये समाजवादी पार्टी को पता चल गई होगी, वो उनकी इंपॉर्टेंस अब आप नकार नहीं सकते। अब इसके बाद ये बड़ी अहम जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी पर होगी कि शिवपाल सिंह यादव को वो लेकर आगे की कैसे रणनीति बनाते हैं। 2024 का जो चुनाव, जो जिसको कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, ये उस उपचुनाव को लोग सेमीफाइनल की बात कह रहे थे, 2024 में क्या परिणाम आते हैं वो अभी कह पाना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह के आने के बाद ये पार्टी ने मजबूती प्रदान हुई है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक तरीके से रिफ्रेश करने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी को एक नए उड़ान की ओर बढ़ाने का काम करेगी। और रामपुर और खतौली में अगर ये जीत सुनिश्चित हो जाती है, जिस तरीके से लीड आप बता रहे हैं कि बढ़ रही है, थोड़ा सा परिणाम अभी और आने बाकी होंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि तीनों जो विधानसभा के और लोकसभा के उपचुनाव थे उसमें बीजेपी की जो रणनीति थी, उस रणनीति पर वो कैसे फेल्योर उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। और जो आरोप लगा रहे थे लगातार समाजवादी पार्टी कि चुनाव आयोग उनके साथ नहीं है, पूरा प्रशासन उनके साथ नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें अगर हुई होती तो इस तरह के चुनाव परिणाम आपको देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए जो चुनाव है, जो संवैधानिक संस्था है, कम से कम उसको आपको बख्शना चाहिए था। वो चुनाव परिणाम आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिस तरीके से रामपुर में जो आजम खान के आंसू थे, वो आंसू लगातार मुझे लग रहा है कि वहां काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खतौली में जिस तरीके से मदन भैया का आपने विरोध किया था कि वो बाहरी तत्व थे, बाहर से लाके उनको लड़ाया गया था, मुझे लगता है वो सारे फैक्ट वहां पे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये है कि बीजेपी को अब थोड़ी और मजबूती से आगे आने वाले चुनाव में लड़ना होगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि मैनपुरी एक ऐसा फेज था, मैनपुरी एक ऐसी जगह थी जहां से अगर ये लूज करते तो उसका इम्पैक्ट आपको लोकसभा के जो 24 के चुनाव होने तो उस पर दिखाई पड़ता, लेकिन वो लीड समाजवादी पार्टी ने अपने आप को बड़ा करके दिखाया है। और उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव की इंपॉर्टेंस को आप नहीं नकार सकते, उसको समाजवादी पार्टी को समझना होगा। अगर इसके बाद अगर उनको हटाया जाता है, उनको नकारा जाता है, तो इसका लॉस जो है वो आपको 24 के इलेक्शन में साफ दिखाई देगा। तो ये अखिलेश यादव के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो राम गोपाल यादव की जो उनके ऊपर परछाई की तरह काम करते थे, उससे उनको थोड़ा सा अपने आप को हटाना पड़ेगा और शिवपाल यादव को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और आदित्य यादव के लिए जो फ्यूचर देखना चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी को उनके साथ प्रॉमिस करना होगा, तब जाके ये जो कॉम्पैक्ट बना है, जो कॉम्बो बना है, वो कॉम्बो 24 के इलेक्शन में हो सकता है काम करे। देखिए इस बार एक और चेंज आपने देखा कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये जो उपचुनाव हुआ हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, इस बार जो है ईवीएम की बात नहीं हो रही है। प्रशासन पर तो आरोप लग रहा है, लेकिन ईवीएम की इस बार बात नहीं हो रही कि ईवीएम पर जिस तरह से आरोप लगते हुए नजर आए, लेकिन इस बार जो है वो ईवीएम कम से कम बच गई है इन आरोपों से। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता था इस चुनाव में। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता लगातार, अभी मैं एक और चैनल पे बैठा था, वहां लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, ईवीएम से चुनाव न कराएं, बैलेट पेपर पे चुनाव को लेकर आएं। लेकिन ये जो संवेदना वाली बात आ गई और जो रामपुर में जो उन्होंने आंसू दिखाए थे अपने, मुझे लगता है कि ये बड़ा फैक्टर वहां काम कर गया है। मुलायम सिंह चूंकि राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता थे और जो उनकी कनेक्टिविटी थी, मैं लगातार कह रहा हूं कि जो लोगों से उनका जुड़ाव था, वो जुड़ाव मुझे लगता है संवेदना पे भारी पड़ गया है। और उस लिहाज से ये जो लीड है डिंपल यादव की, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश मुझे लगता है 2024 के चुनाव में देगी। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत हल्के में ये चुनाव लिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी जमीन पे नहीं दिख रही थी, मुझे लगता है उसका भी उत्तर शायद ये चुनाव दे देगा कि समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार था वो किस तरीके से उस चुनाव को लेकर। देखिए संदीप जी, खुद कहा जाए कि आजम खान साहब ने कहा था कि देखिए अब तो उनको उतरना ही पड़ेगा मैदान में। हाँ, मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। जी वो और पूरा न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं जमीन पर नजर आया। और इसके अलावा देखिए अखिलेश यादव जो है वो रामपुर भी गए हुए थे जी, वहां पर भी जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो ये इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिल रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये रामपुर आजमगढ़ में भी इसी तरह से मेहनत करते तो परिणाम शायद इनके पक्ष में कुछ और बेहतर हो सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने शायद वो, चूंकि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से खुद चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो रियलिटी वही सीक्वेंस वहां पे भी बना देते, जाके वो अपना प्रचार करते, तो कुछ अंतर आपको दिखाई देता। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए सिर्फ मैनपुरी में इतनी मेहनत कर रही है और अन्य जगहों के चुनाव पे अगर वो नहीं जाती है, तो इसका संदेश भी जनता को समझना होगा। और 24 के चुनाव में ये जो स्पीड उन्होंने बना रखी है, इस मैराथन की गति को इनको लगातार कछुए की चाल की तरह आपको चलना होगा। अगर आप खरगोश की चाल में सिर्फ यहीं तक सीमित करके और फिर उसके बाद आप वही जाके सोशल मीडिया और ऐसी कमरों की जो बात कही जा रही थी, उस बात को अगर आपको झुटलाना होगा, तो जमीन पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके नेताओं को भी काम करना होगा। और जो मुझे लगता है बूस्टअप इस चुनाव से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा, वो मुझे लगता है कि एक बड़ा जनादेश को, जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव को निगलेक्ट किया था, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पे कुछ अच्छा कर रही है, तो ये अपने आप में एक तरीके से विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा कि समाजवादी पार्टी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, ये मुझे लगता है बेहतर तरीके से प्रमाणित कर पा रही है कि वो भाजपा के बाद अगर कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी ये कह पाने में इन चुनावों को, जो लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं, उससे ये मैसेज देने में मुझे लगता है शायद कामयाब होती नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को पीछे कर रही थी इस चुनाव से,
उसके विधानसभा बाद चुनावों में भी हमने देखा कि हाँ। समाजवादी पार्टी जो है वो सीधी टक्कर देते हुए हाँ, नजर आ तो रही है वो भारतीय जनता उस पार्टी को। हिसाब से ये बड़ा मैसेज निश्चित तौर पर जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी जो कहा जाए, दो बड़ी पार्टियां, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात की जाए। प्रशांत जी, ये देखिए तमाम कहा जाए कि आरोप ये लगते थे समाजवादी पार्टी पर, परिवारवाद के आरोप लगते थे, और भारतीय जनता पार्टी जो कि एक सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण साधने में काफ़ी माहिर मानी जाती है, पूरा संगठन जो है इसको मिलकर काम करता है, वो कहीं ना कहीं मैनपुरी में फेल होता हुआ नजर आया है। और एक बहुत बड़ा जो नाम है नेताजी मुलायम सिंह यादव का, वो कहीं ना कहीं हावी रहा है इस लोकसभा उपचुनाव में। प्रशांत जी, देखिए जब विक्टिम कार्ड खेला जाता है या भावुकता का कार्ड होता है तो संगठन ये और जो इस प्रकार की बातें हैं सब साइडलाइन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें साइडलाइन हुई हैं चीजें, और इससे इसका ये मतलब नहीं है कि जनता ने कुछ तय कर दिया है। एक दो चुनाव में अगर कुछ इस प्रकार का हो गया, जैसे यहाँ भावनात्मक विषय रहा पूर्ण रूप से मैनपुरी का जहां तक प्रश्न है, लेकिन इससे ये सत्य नहीं बदल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किस प्रकार संवेदनशील जैसा कि होकर काम संदीप जी किया ने है। कहा प्रशांत जी कि देखिए ये जो उपचुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको एक कहीं ना कहीं वो Booster dose उत्साह मुझे जो है लगता वो है, उनका हाँ, बढ़ गया है। 100%। ये उत्साह जो है उनका कब तक कायम रह पाता हाँ, है ये बड़ा- आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर निकाय चुनाव में, किस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करती है, कार्यकर्ताओं पर भी तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना प्रशांत जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। पहले एक तो चुनाव का पूरा परिणाम आ जाए, जी। उसके बाद एक समीक्षा की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि खतौली और रामपुर हम अब भी जीत सकते हैं, जी। मुझे ऐसा लगता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभी बोल रहे थे, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, देखिए मुसल्लम है ईमान जिसका वो मुसलमान है। तो मुसलमान आप हैं, आपको मुसल्लम ईमान के साथ बात करनी चाहिए, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात यह है कि चुनाव आयोग हो या प्रशासन हो, सबने बहुत ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर चुनाव कराया और निष्पक्ष होकर चुनाव हुआ, इसीलिए आपकी स्थिति मैनपुरी में अच्छी है। और भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की किसी को भी मतलब जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र रहने देना चाहती है, और उस प्रकार से ही ईमानदार चुनाव हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये सत्य जो है कि भाजपा की सरकारों ने बहुत काम किया। अभी किसान के बारे में बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और बसपा की दोनों की सरकारों ने मिलकर 2007 से 17 में 10 वर्षों में 95,000 करोड़ का कुल भुगतान किया था। अब ये सच मैनपुरी में आप जीत जाते तो इससे ये सच झुटलाया नहीं जा सकता कि पिछले 5 वर्ष में हमने लगभग 2 लाख करोड़ का गन्ने का भुगतान किया, जो अपने आप में आजादी से आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश की कोई सरकार इतना बड़ा भुगतान नहीं कर सकी, तो ये झुटलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा एमएसपी पर आपने 2012 से 17 में 123 लाख मीट्रिक टन की खरीद की, हमने लगभग 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा खरीद की। ये सब आंकड़े हैं, तो ये सब झुटलाए नहीं जा सकते। अब ये ठीक है, एक वक्ती तौर पर एक भावना में जनता बहकर वोट दे देती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे आकलन ये कर ले कि कुछ नई शुरुआत होने वाली। जी फखरुल जी, देखिए आंकड़ों की बात ही करी, भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं जीत सकता आंकड़ों में। जो आंकड़े ये पेश करते हैं वो आंकड़े कहीं पेपर में ही इनके पास होते हैं, ये डिबेट में आते हैं, बोलते हैं, ये कानून लेके आते हैं किसानों के लिए, कहते हैं हम किसानों के लिए कानून लाए हो, किसान ही उनके खिलाफ धरने बैठते हैं। ये पूरे ईमानदार बात क्यों नहीं करते यार फखरुल भाई? फिर आप आ गए, फिर आप बीच में बोले, फिर आप ईमानदार बात की नहीं, ईमानदार बात तो ये है ईमानदार एक बार ये तो बोल दीजिए कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया। मैं आपकी चुनाव आयोग के लिए तो बोल दीजिए। आ जा रहा हूँ प्रशांत जी, उस पे भी आ जा रहा हूँ। प्रशांत जी आप मैं समझता हूँ प्रशांत जी आप पढ़े लिखे हैं और आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को जानते होंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, तभी समझ आएगा कि हाँ वो मैं दे रहा हूँ सर्टिफिकेट, सुन लीजिए, बता दीजिए, सुन लीजिए, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ, ले लीजिए, सुन तो लीजिए। दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल होती है चुनाव आयोग के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका दाखिल होती है तो जब वो केस एविडेंस पे उसी पे आ रहा हूं, इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए। एविडेंस जब होता है तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को अरे भाई आप हताश और परेशान है, लेकिन इतना भी ना होइए कि आप बीच में ना बोलने दीजिए। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी केस को तभी सुनने के लिए सुनता है जब वो सुनने लायक होता है। और कल जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में रामपुर चुनाव को लेके याचिका दाखिल हुई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल इसको मेंशन किएगा। मैं कानून की पढ़ाई पढ़े हूं, मुझे नहीं मालूम प्रशांत जी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। तो जब
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि रामपुर में कुछ गड़बड़ हुई है, एविडेंस देखे गए, ठीक है, तब कहा। फखरुल जी, तो आप ये मत फखरुल कहिए कि हम आपको सर्टिफिकेट फखरुल देते कि जी, अच्छा प्रशांत चुनाव हुआ है, मैं बिना दबाव आप के लोगों चुनाव के हुआ है। पास आता हम हूं। आज भी उस बात ठीक पे है, मैं कायम आपके हैं। पास सुप्रीम आता हूं, कोर्ट लेकिन मान लिया उससे जाए कि पहले- सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, सुनने के फखरुल लिए जी, हाँ कर दिया। फखरुल जी, क्या इससे माना जा सकता है प्रशांत कि जी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर प्रशांत जी, दिया मैं कि वापस रामपुर में आता हूँ गड़बड़ आपके हुआ है? पास। उससे पहले देखिए रघुराज शाक्य जी ने क्या कुछ कहा है, वो सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैनपुरी में जसवंत नगर विधानसभा सीट से उन्होंने एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। सर, इस बार आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जसवंत नगर में और 1.5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन हो गया है, जो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जीत हमारी नेताजी के आदर्शों की जीत है और जो समाजवादियों ने जो विकास किया है, समाजवादी पार्टी सरकार में जो विकास हुआ है, उसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। ये पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि यहाँ पे किसी की भी रंगबाजी नहीं चलेगी, खाली जो है वो वोट जनता की रंगबाजी यहाँ पे चलेगी। पिछले दिनों आपका जो बयान आया था काफ़ी फेमस। देखिए, यहाँ पर इस चुनाव में भी आपने देखा होगा ना, ये अधिकारियों के बल पर और जो भी यहाँ पर मंत्री, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे अधिकारियों पर, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न में लगे हुए थे, तो तब मैंने कहा था कि यहाँ रंगबाजी किसी की नहीं चलेगी। तो यहाँ की जनता ने रंगबाजी बर्दाश्त नहीं की है और सारे रिकॉर्ड जनता ने तोड़ दिए हैं इस जीत में। आगे आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से इसी तरह से काफिला बढ़ता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी तरीके से हम लोग दोनों लोग मिल कर के काम करेंगे और काम करके निश्चित समाजवादी पार्टी आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें सफलता प्राप्त करेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना शिवपाल यादव जी को। उन्होंने बड़ी ही साफ गोई के साथ कहा कि आगे आने वाले समय में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और इस बार हमने पहले ही कहा था कि हम अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे, इसलिए डिम्पल यादव को बड़ी जीत हासिल हुई है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, इटावा। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट।